देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर उन पर से काला जादू का असर हट गया है तो उन्होंने मुझे त्याग क्यों दिया? क्या वो तुझे त्याग देंगे? ये बात तूने सोची भी कैसे? असल में वो तालुका में जाके मुंह छुपा के बैठे हैं। तुम्हारी सारी शिकायतें मेरी छोटी बहू के विरुद्ध ही है ना? उसने क्यों उस 10 आने 6 आने के जमींदारों की बात न सुनकर पक्का घाट बनाया है ना? मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ, उसे यहाँ आने दो। पर्दे के पीछे से तुम उसके मुंह से प्रत्यक्ष सुनो कि उसने ये काम क्यों किया है। ए, मालकिन को जाके बताओ छोटी बहू को यहाँ लेकर आए। मैं तो जी जान से मानता हूँ, जात पात से ज्यादा इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। गांव के जमींदार ने अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचा, तो फिर प्रजा क्यों जमींदार की बात मानेगी? रघुवीर ने प्रजा का मान रखने के लिए सीता माँ का भी त्याग कर दिया था, और यहाँ ये जमींदार प्रजा के दुख के बारे में तो सोच भी नहीं रहा है। इसलिए प्रजा ने मजबूर होकर घाट बनाया। इतना सब कुछ मुझे पता नहीं था। मैंने तो सुना था कि जमींदार की जमीन हड़प ली गई है। नहीं, जमींदार की जमीन हड़पी नहीं गई है। घाट बनाया गया है नदी के किनारे, एकदम पानी के किनारे पे। और नदी का पानी, किनारा सब तो प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन पर सबका अधिकार है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मामा जी, अभी मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा। चिंता मत कीजिए, बारूचो के साथ मैं खुद बात करूंगा, जिससे ये विवाद मिट जाएगा। चलता हूं अब नाना जी। मामी जी और राजचंद्र की पत्नी को प्रणाम करता हूं। चलता हूं मामा जी। प्रीतराम, मेरा दिल कह रहा है कि इतनी आसानी से दुश्मनी नहीं मिटेगी। परुजे लोगों की उम्र कम है, वो लोग इतनी आसानी से इस बात को मानेंगे नहीं। और इस समय राजचंद्र का यहां रहना बहुत जरूरी था। देखो, जब तुम राजचंद्र को यहां नहीं ला पाए, मुझे तो लगता है कि तुम तालुका से कालीचरण का बेटा मतलब तुम्हारे भतीजे को बुला लो। अभय चंद्र को यहाँ बुला लो ससुर महाशय। देखो प्रीतराम, हमारा समय तो लगभग निकट है, खास करके मेरा तो समय आ ही गया है। बुरा मत मानना, वो 6 आने के जमींदारों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारी तरफ से हमारे आगे एक युवा का होना बहुत जरूरी है। देखो, उम्र हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात का उल्लंघन मत करो। तुम उसको जल्दी से बुला लो, यही करना ठीक रहेगा। माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आप मुझ पर किसी कारण से गुस्सा हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? गलती की बात नहीं है छोटी बहू। असल में तुमने जो किया है उसका फल अभी सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं सोच रही थी मेरे चंदर के बारे में। चंदर को पता नहीं क्या हुआ है। देखो छोटी बहू,
उसके पिताजी के मुसीबत के समय वही तो उसके पिताजी के साथ खड़ा रहेगा, नहीं तो कौन उसके पिताजी के साथ खड़ा होगा, तुम ही बताओ। बड़ी बहू, क्या चंदर ने कोई खबर भिजवाई है? माया, माया। अरे आप अभी यहाँ पर गोदाम में नहीं गए? फिर से कुछ हुआ है क्या? कालीचरण और उसकी पत्नी को खबर भिजवाओ। कल अभय चंद्र मतलब उनके बेटे को यहाँ लाने के लिए बोलो। ये क्या कह रहे हैं आप? अभय आएगा यहाँ? अभी से वो हमारे साथ यही रहेगा, व्यापार वगैरह संभालेगा, उसे दूर नहीं रहने दूंगा। लेकिन ये बात चंदर को पता चली तो फिर उसे यहाँ रहना चाहिए था ना। यहाँ चारों तरफ गड़बड़ हो रही है, मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ। ससुर महाशय चाहते हैं परिवार के लड़कों में से कोई यहाँ आ जाए, इसीलिए अभय को बुलाने के सिवा और कोई उपाय नहीं। जो भी हो, काली को खबर भिजवा दो, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। मैं अभी खबर भिजवाती हूँ। ओ दीदी, कौन आने वाले हैं? जो आ रहे हैं वो तो हमारी शादी में नहीं आए थे, लेकिन वो आ रहे हैं इसलिए माँ का चेहरा ऐसे क्यों उतर गया? वो इस घर में ना आए, ये बात देवर जी ने ससुर जी को अकेले में बताई थी, लेकिन क्यों बताई थी ये बात नहीं पता। इस बात को लेकर छोटी चाची को भी गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी देवर जी ने मुंह नहीं खोला। तो वो अभी रहते कहाँ हैं? छोटे देवर जी बहुत दूर के तालुका में रहते हैं और उनकी पत्नी मायके में रहती है। कई साल पहले वो लोग इस घर को छोड़कर गए हैं, ठीक तेरे जेठ जी के मृत्यु के बाद ही। उनका चेहरा मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन उनका इस घर में आना देवर जी को कैसा लगेगा क्या पता। ये तो अभी इस घर में नहीं है और पिताजी को व्यापार में सहायता करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। वो और कितना संभालेंगे बताइए? आज एक गोदाम गया है, कल और भी गोदाम नहीं जाएंगे, ये बात यकीन से कौन कह सकता है? पहले उनको आने दीजिए ना, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ है बता तू? वो लड़का अब तक आया क्यों नहीं? ओ छोटी, तेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं है? वो लड़का कब का घर छोड़ के गया है? कितने सालों बाद घर वापस आएगा? छोटी, उसके लिए तेरा दिल कितना रोता है ना? बता। दिल रोने से भी क्या होगा बोलिए दीदी? जेठ जी के फैसले का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है ना, दिल पर पत्थर रखना ही पड़ता है। आप बुरा मत मानना, मैंने ये बात कह दी इसलिए। फिर भी तुम्हें किसकी राह देखने का मौका दिया है जनार्दन जी ने? मेरी इस फूटी किस्मत में तो ये मौका भी नहीं। मेरी ये सोनी गोद नहीं भर पाई। मजली, ऐसे क्यों कह रही है बहन? ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। अच्छा, ये देख, मेरा चंदर, उसके बाद छोटी का अभय, ये दोनों तेरे बेटे नहीं है क्या? हाँ, ये दोनों भी तेरे ही बेटे हैं। उसके बाद जब बड़ी बिटिया घर आती है, तब वो हमेशा तेरे साथ तेरे कमरे में ही तो रहती है।
ये आप लोगों की दया है दीदी, नहीं तो ऐसी औरत की इस समाज में कोई इज्जत है क्या, बताइए। मालकिन, 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 वो आ गए हैं। शंख बजाइए, बजाइए ना। आ गए? अभय आया है? कहाँ है मेरा अभय? देखो तो। बड़ी माँ, अभय, कैसे हैं आप? बस बेटा, देखो देखो। अरे उल्लू ध्वनि दे, शंख बजा। देखो बेटा, देखो तेरा चेहरा। कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ बेटा। खुश रहो, आशीर्वाद देती हूँ। तेरा मंगल हो तेरा। सुबाला जी, पकड़ तो। बेटा आ मेरे साथ, आजा। मछली ताई जी को प्रणाम कर। ये लो, प्रणाम कर। बस बस। अभी तू तेरी माँ को प्रणाम कर। कितने सालों बाद तेरी माँ तुझे देख रही है बेटा। जा बेटा, माँ को प्रणाम कर, जा। बस बेटा, बस। माँ, आप इतने आंसू क्यों बहा रही हैं, बताइए मुझे। दास वंश का बेटा हूं मैं। सारी जिंदगी क्या आपके आंचल तले ही बैठा रहूंगा? ओ बड़ी बहू, छोटी बहू को जल्दी यहाँ लेकर आओ। अभय ने तो अपनी नई भाभी को देखा ही नहीं। क्या नई भाभी? आप जो है इन्हें कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं तो छोटी भाभी कह के ही बुलाऊंगा। और कितने दिन नहीं रहेगी बताइए भाभी? मैं आपका एकमात्र देवर हूं। प्रणाम करता हूं भाभी। देखा देखा छोटी बहू, देखा तुमने? तुम्हारे देवर जी कितने मजाकिया इंसान हैं। अरे ओ अभय, क्या कर रहा है बेटा? उठ बेटा उठ, कपड़े खराब हो जाएंगे तेरे। रुकिए रुकिए बड़ी माँ, बड़ी भाभी गुस्सा नहीं करेंगी क्या? इन्हें तो मैंने अभी तक प्रणाम किया ही नहीं। बस देवर जी, बस। मैं ऐसे ही आशीर्वाद देती हूँ। कितना प्रणाम कर रहे हो आप, देख के मुझे ही डर लग रहा है।
अभी दोनों भाभीयों के साथ समय कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। ओ मछली छोटी, चल चल हम लोग उधर देखते हैं। चलो चलो। अभी जरा जाइए तो दोनों मिलके इस देवर जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। बन रहा है देवर जी, बन रहा है। आप कमरे में जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। छोटी बहू चलो देवर जी के लिए खाना लेकर आते हैं, चलो। देवर जी ऐसी नजरों से दीदी को क्यों देख रहे हैं, या फिर ये मेरी गलतफहमी है? अरे क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों है? चल ना, चल। आ गई छोटी बहू। आओ आओ छोटी बहू, अंदर आओ आओ। खाना वहां रख दो, यहाँ पर रखो। खाओ बेटा, खाना शुरू करो। अच्छी तरह से खाना। छोटी बहू अभी खड़ी होकर तुम देवर जी को खिलाओ। ये कितनी खुशी की बात है, तुम्हें अभी समझ में आएगा। और सुनो छोटी बहू, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो देवर जी के साथ बात करना, शर्माने की कोई बात नहीं। इस घर में ये सब कुछ चलता है, तुमने देखा नहीं? चाची माँ तो मेरे पिताजी के साथ बात करती हैं। उसके बाद बड़ी बहू, वो भी तो चंदर के साथ बात करती है। मैं भी तो अपने देवरों से बात करती रहती हूँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। देवर जी से कहो कि वो अच्छी तरह से खाना खाए, ठीक है? छोटी भाभी को ये देवर जी पसंद नहीं आया बड़ी माँ? बड़ी भाभी अपने दूसरे देवर को मुझसे ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी फूटी किस्मत क्यों होगी? औरों की किस्मत में एक भाभी होती है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो दो भाभियां हैं। तब भी तुम कहोगे कि तुम्हारी किस्मत फूटी है। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी लाई हूँ, और 2-4 पूरियां ले लो। और ये रवे की खीर छोटी बहू ने बनाई है, ये लो। अरे अरे बड़ी भाभी, क्या कर रही हैं? दीदी, उन देवर भाभीियों को बात करने दीजिए, हम कमरे में चलते हैं। हाँ मछली, तूने बिल्कुल सही कहा है, हम लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सच में मछली, कितने सालों बाद घर कुछ भरा भरा सा लग रहा है मुझे। सिर्फ इस समय अगर चंदर यहाँ होता तो। जाने दो बेटा, तुम ठीक से खाना। चलो हम लोग चलते हैं, चलो।
बार बार देवर जी की नजर मुझे अजीब क्यों लग रही है? क्या ये मेरी ही भूल है? या देवर जी जैसे बाहर दिखते हैं असल में वैसे इंसान नहीं है? आगे से कितना नुकसान हुआ है तुमने देखा है कालीचरण? मुनीम के साथ बैठे थे। जी हाँ चाचा जी, बहुत नुकसान हुआ है। अभय कहाँ है काली? उसे जल्दी बुलाओ, उसे सब जानना जरूरी है। जी हाँ, बुलाता हूँ। अभय, अभय। मालिक, एक गोदाम में जितना माल था वो सब जल के राख हो चुका है। इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा अगर दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। छोटे मालिक यहाँ पर थे तो सब चीजों का अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्हें सब कुछ मुंह जुबानी याद था। वो तो यहाँ नहीं है। हमें भी उन जमींदारों को समझाना होगा कि ये जुल्म हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारी तरफ से उनके पास कोई तो जाना चाहिए, लेकिन मेरा या ससुर महाशय का जाना ठीक नहीं है। मैं जाऊंगा चाचा जी। अरे अभय, आओ आओ। बस बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत अच्छे। मैं भी चाहता हूँ कि तुम ही जाओ, क्योंकि छोटा बारूद तुम्हारी उम्र का ही है। लड़ाई बराबरी में ही होनी चाहिए। आशीर्वाद दीजिए नाना जी, मैं भैया का मान रख सकूं। वो यहाँ पर नहीं है, उनका छोटा भाई होने के नाते चाचा जी के साथ खड़ा रह सकूं। वाह, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी बात सुनकर। पता है, सच में अगर भाइयों के बीच में ऐसा लगाव रहे तो किसी में साहस नहीं होगा कि वो दास परिवार को मात दे सके। देखो, मैंने भी बहुत कुछ सीखा था मेरे बड़े भैया अक्रूर के हाथों से। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मजले ताऊ जी, इन सब ने मेरे हाथों से काम सीखा। बहुत अच्छा लगता है। पता है, तुम आज राजचंद्र का अनुसरण कर रहे हो। बताओ अभय, अब आगे तुम्हारी योजना क्या होने वाली है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक बार सदानंद के साथ बात करना चाहता हूं। उसे बता दूंगा कि हमें यह पता है कि बेलेघाट के गोदाम में किसने आग लगाई। पुराने गोदाम का वो लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। यह बात सुन के 6 आने के जमींदार क्रोधित हो जाएंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो पुराने गोदाम में जाएंगे और तभी मैं उनको रंगे हाथों पकड़ लूंगा। आप ये बात करोली दरोगा को पहले से बता दीजिए। शाबाश, शाबाश अभय, अच्छा है। यही तो है राजचंद्र का भाई। हाँ, सच में वो जमींदार रंगे हाथ पकड़े जाएं तो फिर अपना सम्मान बचाने के लिए वो हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे। तुम्हारी बुद्धि से मैं बहुत खुश हूं अभय। आशीर्वाद देता हूं बेटा। चंदर से हाथ मिलाकर तुम इस व्यापार को और ऊंचाई तक ले जाओ। कल्याण हो, कल्याण हो। बाबू राजचंद्र दास के साथ हाथ से हाथ मिला के नहीं, तेरे हाथ के नीचे से व्यापार करूंगा। ये क्या आपको पता है चाचा जी? रुक, ये ले पकड़। ये क्या है? देवर जी का लिखा हुआ पत्र। तू देखना चाहती थी ना, इसलिए दिखा रही हूँ। रुक, मैं जाकर देवर जी को बुलाती हूँ, वो पढ़कर सुनाएंगे। नहीं दीदी, रहने दीजिए। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है वो मैं कैसे देख पाऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं है कि पत्र कैसा होता है। मैंने तो गांव में किसी का पत्र आज तक नहीं देखा। ओ माँ, ये क्या कह रही है? गांव में कोई पत्र नहीं लिखता?
वैसे गांव में तो सारे लोग एक ही जगह रहते हैं, बाहर कोई जाता ही नहीं। रोज मिलते हैं, इसलिए शायद पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके लिए तेरा दिल बहुत रो रहा है ना? वो आ जाएगा, वो जरूर आएगा, वो बहुत जल्द ही आएगा। मेरा दिल कह रहा है राम सीता के मिलन में और देरी नहीं होगी। मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं, मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में तो यही सोच रही है ना। सोच रही होगी वो आएगा, आके तुझे कहेगा उसके साथ बातें करने के लिए, और तू गुस्सा करके उससे मुंह फेर लेगी, और तब वो तुझसे कहेगा रानी मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझे 2 बातें सुना दो, लेकिन इस तरह गुस्सा करके मुंह मत फेरना। और उसके बाद धीरे धीरे दोनों। चाहिए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। क्या हुआ बहू? क्या हुआ छोटी बहू, क्या हुआ है? ओ छोटे देवर जी, आप इस तरफ रास्ता भूल गए क्या? मैं तो पान खाने के लिए आया था, तो आप बना देंगी ना? चलिए ना। दीदी विधवा है, पान नहीं खाती है। आप अपने कमरे में जाइए, मैं सुबाला दीदी के हाथों पान भिजवा देती हूँ। यही तो, छोटी भाभी के मुंह से कुछ तो बात निकली। मैं तो सोच रहा था आखिर में भैया ने गूंगी लड़की से शादी तो नहीं कर ली है। गूंगी क्यों रहूंगी? उल्टा मेरा काम देख के लोग गूंगे बन जाते हैं। चारों तरफ से ऐसा ही सुनने को मिलता है। अच्छा हुआ, जैसे पत्थर मारा था वैसे ही जवाब भी मिल गया है। कैसा लगा जवाब बताओ? जा छोटी बहू, तू देवर जी को उनके कमरे तक छोड़ा और सुबाला को बोल पान देने के लिए। नहीं, रहने दीजिए, मैं पान अपने आप ले लूंगा। आप लोग बात कीजिए। क्या हुआ छोटी बहू, तू इतना क्या सोच रही है? अच्छा दीदी, इन्होंने देवर जी को क्यों दूर भेजा था, आपको कुछ पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। बहुत बार पूछा था, कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा था कोई कारण है। अभी किस कारण से यहाँ पर आए हैं क्या पता। वो क्या सच में पिताजी की सहायता करेंगे या फिर उनका कोई और उद्देश्य है? गूंगे क्यों होंगी? उल्टा मैं जो करती हूँ वो देख के लोग गूंगे बन जाते हैं। चारों तरफ से ऐसा ही सुनने को मिलता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं धीरे धीरे उस किशोरी लड़की के आगे पकड़ा जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने दिनों बाद बाबू राजचंद्र के साम्राज्य में अभय चंद्र दास ने कदम रखा है। जब एक बार आ गया हूँ तब छोटा बनकर आया हूँ और बड़ा बनकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा साम्राज्य छीनने आया हूँ राजचंद्र दास। इतनी जल्दी पकड़े जाने वालों में से नहीं। चौसर की चाल पलटने के बाद जो होना है वही होगा। अरे कोई है? बंसी, बंसी। जी बोलिए। मेरा शरीर, हाथ पैर सब दबाने होंगे। सरदार और जो भी है उन्हें बुलाओ। जी। पैर दबाओ। बंसी, सरदार तुम इधर आओ। हाँ, धीरे।
हाँ देख रही हूँ। मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। बुरा मत मानना, आज इतने सालों बाद चंदर की जगह दास परिवार में मेरा बेटा लौट आया है। इसके लिए मैंने कितनी पूजा की है। सुनिए, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। हाँ, बंसी, सरदार, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है। ए, चल। सरदार, छोटे मालिक की बग्गी में घोड़े लगवाने के लिए बोलो। थोड़ी देर में निकलूंगा। क्या हुआ, जाओ। जी मालिक। एक बात कह रही हूँ बेटा, चंदर के महल से हमेशा ऐसे नौकरों को मत बुलाया कर। सब अच्छे नहीं है। तेरी तरफ कैसे बुरी नजर से देख रहे थे, देखा तूने? इतना क्यों सोच रही हो माँ? देखना, जिद में आके कोई गलत काम मत कर बैठना, नहीं तो सर के ऊपर से ये छप्पर भी चला जाएगा। आप चुप हो जाइए, बकवास मत कीजिए। मेरा बेटा आपके जैसा नहीं है कि सारी जिंदगी जेठ जी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। एकदम ठीक कहा है माँ। अब बस कुछ दिन ही उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसके बाद गर्दन ही काट देंगे। सारी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाए, अभी बिना कुछ बोले सिर्फ देखते जाइए कैसे मेरा बेटा चंदर का सब कुछ छीन लेता है। तब मैं ही बनूंगी इस महल की मालकिन, है ना बेटा? छोटे देवर जी, आपने किसकी चादर ओढ़ ली है? क्यों रे पुत्तू, तूने छोटे मालिक की चादर छोटे देवर जी के कमरे में क्यों रखी? जा ये चादर लेकर जा, जा। ओह, छोटी चाची भी यही है? छोटी चाची से मांग ले जा, कैसे भूल जाती है तू सब कुछ? नहीं आनंदी रे, वो ऐसा हुआ कि क्या हुआ है मुझे नहीं जानना है, सिर्फ इतना पता है कि एक की चादर दूसरे के पास पहुंच गई है। छोटे देवर जी, आप ये चादर इसके पास दे दीजिए, वो इससे गलती हो गई। चद्दर बद्दर समझ के लेना पड़ता है अभय। कहां से कौन सी बात उठेगी कोई नहीं कह सकता। वैसे बुरा मत मानना, इसके बाद शायद बहू अपने सास से कहेगी कि तूने चंदर की चद्दर चुराई है। ये कैसी बात कर रही है छोटी चाची? एक भाई अपनी भैया की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्या? असल में देवर जी अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। कपड़े में दाग लगने से, इस्त्री करते समय जल जाने से वो बहुत चिल्लाते हैं। आपको तो ये बात पता है ना? मैं इसलिए कह रही थी कि... क्या कह रही थी बड़ी बहू? क्या कह रही थी तुम? मेरा अभय चंदर की चद्दर खा जाएगा या जला देगा? क्या ये छोटा बच्चा है जिसे चद्दर का इस्तेमाल करना ही नहीं आता? क्या कह रही थी तुम? छोटी चाची, आप
खामखा गुस्सा कर रही हैं। मैं असल में कह रही थी कि कौन क्या कहना चाहता है मुझे अच्छी तरह पता है बड़ी बहू। मैं तो छोटी बच्ची नहीं हूँ। कौन क्या कहना चाहता है ये मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। इसी तरह चंदर के दिल में विष घोला है तुमने, और इस बार ऐसा विष घोला है कि वो लड़का घर ही नहीं लौट रहा है। छोटी चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? छोटी बहू यही है, वो क्या सोचेगी? मैं कुछ क्यों सोचूं दीदी? मेरे आने से पहले आप ही तो उनके कपड़े वगैरह संभालती थी। उनकी पसंद नापसंद के बारे में आप ही जानती थी। उन्होंने मुझे बताया है कि इस घर में सबसे ज्यादा वो आपको ही मानते थे। मैं आपकी छोटी बहन बनके इस घर में आई हूँ। आपको कोई कुछ कहेगा ये मैं क्यों मान लूंगी? क्या कहा? तुम दोनों बहुएं मिलकर मेरा अपमान कर रही हो? माँ क्यों गुस्सा कर रही है? छोटी भाभी ने तो ठीक ही बोला है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है, मेरी ही भूल थी। मुझे लगा वो मेरी ही चादर है। एक मामूली सी चादर के लिए इतना क्यों? माँ, असल में छोटी भाभी, वैसे मैं बड़े भैया जैसे अपने कपड़ों का इतना ख्याल नहीं रखता हूं। चलता हूं। मैं पहली बार चाचा जी के लिए कुछ करने जा रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए जिससे उनका मान रख सकूं। डरिए मत, डरिए मत। साष्टांग प्रणाम नहीं करूंगा। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो बाहर हमारा मान नहीं बचेगा। चलता हूं। ये बर्तन पूजा घर में रख के आ। छोटी बहू, मुझे दे दीजिए। तुम लोगों की अकल घास चरने गई है। छोटे मालिक की बग्गी में घोड़े लगवाने के लिए बोला है अभय बाबू के लिए। मैं क्या करूं मुनीम जी? क्या मैं उनके सामने बात कर सकता हूँ? मैं भी नहीं चाहता कि छोटे मालिक की बग्गी में कोई बैठे। कोई नहीं भी चाहे तो भी छोटे देवर जी की चीजें इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे पता है। हमेशा छोटे देवर जी की नजर थी देवर जी की चीजों पर। इस बात को लेके इस घर में कभी अशांति नहीं हुई है। अशांति क्यों नहीं होगी? हुई ना। मौका मिलते ही छोटे देवर जी की चीजों का इस्तेमाल करते थे, और इस वजह से देवर जी बहुत गुस्सा भी होते थे। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तू बता दे, घर में और भी गाड़ियां हैं, वो सब लेके जाइए। छोटे मालिक की बग्गी नहीं मिलेगी। क्या हुआ मुनीम? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और अभय कहाँ है? हाँ, तैयार नहीं हुआ? बरुज्जो के दफ्तर में कब जाएगा? जी मालिक, मैं चिल्ला रहा था क्योंकि जरा इस सरदार की अकल तो देखिए। छोटे मालिक की बग्गी में घोड़े लगवा रहा है अभय बाबू के लिए। मैंने कहा तो सही, मुझे आदेश मिला था। किसने आदेश दिया था? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सरदार? क्या मैं भैया की बग्गी में जाऊंगा? अभी तक राजचंद्र दास के नाखून जैसा भी नहीं बन पाया हूं मैं। और तुम कह रहे हो उनकी बग्गी में बैठूंगा मैं? नहीं नहीं, अभी मुझ में इतना साहस नहीं आया। देखा तूने? देखा वो कैसे बोल रहा है? वो जरूर बग्गी में बैठना चाहता था, नहीं तो सरदार ऐसी बातें कभी नहीं कहता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दास परिवार का बेटा इतनी दूर पैदल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तुम चंदर की बग्गी ले जाओ
चंदर तो यहाँ नहीं है, गाड़ी भी ऐसी ही पड़ी है। ऐसा आदेश मत दीजिए चाचा जी। इस दास साम्राज्य को बनाने में आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, मुझे भी उतनी मेहनत करने दीजिए। नहीं तो राजचंद्र दास का मान चला जाएगा। लोग कहेंगे बड़े भैया इतने बड़े व्यापारी हैं और उसका भाई उसकी कमाई से सिर्फ आराम करता रहता है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। मैं बस आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, सहायता करना चाहता हूं। अभय, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे पूरा भरोसा है कि चंदर की कमी तुम ही पूरी कर दोगे। दीदी, मैं उनको एक पत्र लिखना चाहती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। देवर जी पिताजी की सहायता करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इस परिवार का कोई नुकसान होने से पहले उन्हें रोकना पड़ेगा। वो वापस नहीं लौटे तो ये संभव नहीं है। तो देवर जी को पत्र लिखेगी? अगर किसी को पता चल गया तो? और अगर तू छोटे देवर जी के बारे में कुछ कहेगी तो मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण बहुत जल्दी मिल जाएगा दीदी। देवर जी की आंखों में विष है। बहुत ही जल्दी इस घर का बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला है। आप देखना।